चाणक्य नॉलेज हब में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आपने एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य की जो श्रृंखला चल रही है उसके पिछले अध्यायों में आपने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश शासन भारत पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए विभिन्न नियमों अधिनियमों का सहारा ले रहा है। उसी क्रम में यह है 1892 का परिषद अधिनियम। चलिए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। 1892 के परिषद अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। ज़्यादातर सरकारी सदस्य अंग्रेज होते थे और भारतीयों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों को लगा कि इसमें कुछ गैर सरकारी सदस्य भी बढ़ाए जाएं और भारतीयों को भागीदारी दी जाए ताकि उनका विश्वास जीता जा सके। तो इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी, लेकिन बहुमत जो था वो सरकारी सदस्यों का ही था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई? तो है 1892 का परिषद अधिनियम। 1892 के परिषद अधिनियम ने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर दी। यानी इसने विधान परिषद के कार्य बढ़ा दिए और विधान परिषदों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। प्रश्न आ सकता है कि किस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया? तो है इसका उत्तर हो जाएगा 1892 का परिषद अधिनियम। 1892 के परिषद अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। यानी 1892 के परिषद अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन कौन करता था? वायसराय। मतलब वायसराय को 1892 के परिषद अधिनियम से शक्तियाँ प्रदान की गई थी। वायसराय को विशेष शक्तियाँ थीं कि वो बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन कर सकता था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका विश्वविद्यालय, यानी प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। यानी जिला परिषद, नगर पालिका विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर कर सकता था। 1892 के परिषद अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। यानी जो 1892 का परिषद अधिनियम था, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। मतलब एक परोक्ष चुनाव था, लेकिन ये चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं किया गया था। 1892 परिषद अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन उनके चुनाव का एक तरह से प्रावधान किया गया था। इससे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया भी कहा गया है। मतलब ये जो प्रावधान किया गया था चुनाव का, इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया कहा गया। चुनाव नहीं कहा गया, इसको नामांकन प्रक्रिया कहा गया। और ये सिफारिश कौन करता था? सिफारिश करता था, कौन कौन सिफारिश करता था? इसके लिए जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिफारिश करता था। तब ये गवर्नर इसको नियुक्त करता था। पूछा जा सकता है कि कौन कौन सिफारिश करता था नामांकन के लिए? तो आप इसका उत्तर देंगे कि जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स सिफारिश करते थे और नियुक्ति करता था गवर्नर। तो इस तरह से 1892 परिषद अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।